Hello and welcome everyone. I welcome all of you once again to Darshana e-learning platform and आज हम लोग मेजर टेस्ट 10 के बायोलॉजी पेपर को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए बेटा, जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आपके इस पेपर में, दैट इज व्हीट बिलोंग्स टू विच ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर की बात पूछी जा रही है। देखिए बेटा, जो व्हीट होता है वो पोएल्स ऑर्डर का होता है। ऑर्डर कौन सा है? पोएल्स, ठीक है। फैमिली कौन सी है? पोएसी, ओके। जीनस क्या है? ट्रिटिकम, ओके। और जो स्पीसीज है वो है एस्टिवम, ठीक है। तो व्हीट का साइंटिफिक नेम हम लोग क्या पढ़ते हैं? ट्रिटिकम एस्टिवम, यानी कि ट्रिटिकम जीनस है, फैमिली पोएसी है, ऑर्डर पोएल्स है, ठीक है। मोनोकॉटिलिडनरी ग्रुप का होगा ये, एंजियोस्पर्म होगा, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट है, मोनोकॉट में ये पोएल्स ऑर्डर का पोएसी फैमिली का मेंबर है। ग्रेट, ऑप्शन 1 लगाएंगे। 92 देखेंगे बेटा। साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज कॉल्ड। देखिए, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी इसमें हमने जोड़ दिया है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? सिस्टेमैटिक्स, ठीक है। सो साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लग गया है, इसीलिए हम आंसर क्या लगाएंगे? सिस्टेमैटिक्स। 93 देखेंगे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मीसोजोम, ठीक है। अब मीसोजोम क्या होता है? मीसोजोम ने पढ़ रखा है, इट इज एनालोगस स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस स्ट्रक्चर क्या होता है? मीसोजोम। ये कैसे बनेगा? बिकॉज ऑफ इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सिंस ये माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस है तो इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन के सारे एंजाइम्स होंगे, यानी कि एंजाइम्स फॉर क्रेब साइकिल, ठीक है। इसके मेम्ब्रेन में ईटीएस ऑपरेट होने के लिए भी सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होंगे, करेक्ट। ध्यान रहेगा ये बात। यानी कि ये जो ऑर्गेनेल है मीसोजोम, सॉरी इट इज नॉट एन ऑर्गेनेल, जो मीसोजोम है ये सेलुलर रेस्पिरेशन में रोल प्ले करेगा, पहला सही है। दूसरा देखेंगे सेल वॉल फॉर्मेशन। यस बेटा, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी इसका रोल होता है। डीएनए रेप्लिकेशन, यस डीएनए रेप्लिकेशन में भी ये हेल्प करेगा। फ्लैजेला फॉर्मेशन, नहीं बेटा, फ्लैजेला फॉर्मेशन में मीसोजोम का कोई रोल नहीं है। फ्लैजेला फॉर्मेशन जो होगा वो फ्लैजेलिन प्रोटीन का होगा इन केस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। और इसमें मीसोजोम का कोई रोल नहीं होता, इसीलिए ऑप्शन 4 लगाएंगे। 94 देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोरोफाइट इज नॉट डिपेंडेंट, सॉरी नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। स्पोरोफाइट नॉट इंडिपेंडेंट है, मतलब स्पोरोफाइट क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। किसके ऊपर? गैमीटोफाइट के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें कि जो स्पोरोफाइट है वो गैमीटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है? ब्रायोफाइटा। हाँ जी, ब्रायोफाइटा में हमने क्या देखा है कि जो गैमीटोफाइट होगा, देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा है? हमने देखा था एक डायग्राम जिसमें कि ये आपका सपोज ये क्या है आपका गैमीटोफाइट, और गैमीटोफाइट के ऊपर हमने क्या देखा था? डिपेंडेंट है आपका स्पोरोफाइट, ठीक है। हमने क्या देखा? इसके ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है, और स्पोरोफाइट किसका बना हुआ है? फुटसीटा एंड कैप्सूल का, फुटसीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। दिख रहा है आपको? तो ये जो ब्लैक में है दैट इज गैमीटोफाइट, और इस गैमीटोफाइट के ऊपर ये जो ब्लू है दैट इज योर स्पोरोफाइट। So sporophyte is dependent on the gametophyte, and this sporophyte is divided into foot, seta and capsule, ठीक है। तो आंसर क्या लगाएंगे? ब्रायोफाइटा। अब देखिए बेटा, यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस है जिसमें कि हो सकता है कि आपको डाउट हो। पहला, नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। बेटा, नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में थैलोफाइटा भी आता है और ब्रायोफाइटा भी आता है, ठीक है ना। थैलोफाइटा यानी कि
जनरेशन बनता ही नहीं है। स्पोरोफिटिक जनरेशन इज हाईली रिड्यूस्ड और इट इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द जाइगोट, सिर्फ जाइगोट होगा, ठीक है। और उसके बाद से क्या हो जाता है, जाइगोटिक मियोसिस हो जाता है, जाइगोस्पोर बनते हैं वहां पे, याद आ रहा होगा अब आपको, ठीक है। तो थैलोफाइटा में अगर हम बात करें तो वहां पे स्पोरोफिटिक जनरेशन इतना इलाबोरेट है ही नहीं, समझ में आ रहा है, सिर्फ जाइगोट है, वो आपके गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ओके। इसीलिए हम थैलोफाइटा की बात नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हम ब्रायोफाइटा देखेंगे तो ब्रायोफाइटा में बिल्कुल गैमेटोफाइट के ऊपर आपका स्पोरोफाइट क्या है, डिपेंडेंट है, यानी कि स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट तो नहीं है। किस पे डिपेंड कर रहे हैं, गैमेटोफाइट पे, बात समझ में आ रही है। इसीलिए यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे, फेनेरोगैम्स एंड जिम्नोस्पर्म। फेनेरोगैम्स जो होता है बेटा उसमें दोनों आते हैं, जिम्नो एंड एंजियो, जिम्नोस्पर्म भी और एंजियोस्पर्म भी। और जो फेनेरोगैम्स होंगे उसमें गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड एंड डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, ठीक है। उल्टा है, स्पोरोफाइट इज वेल डेवलप्ड, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होगी और वो इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे, 4 ब्रायोफाइटा। 95 देखेंगे, Which of the following is known as chief producer of ocean? ओशियन का चीफ प्रोड्यूसर आप किसको बोलेंगे बेटा, डायटम्स को, ठीक है। ये पढ़ रखा है आपने, क्योंकि डायटम्स जो है वो बहुत सारा फोटोसिंथेसिस यहाँ पे करते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी या मेजर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन दी ओशियानिक इकोसिस्टम, ठीक है। तो आंसर 2 लगाएंगे, डाइटम्स। 96 देखेंगे, इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव। देखो बेटा, इन जनरल अगर पूछा जाए, इन जनरल, ठीक है, इन जनरल का मतलब ही होगा इसके कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। इन जनरल जो प्लांट वायरसेस होते हैं, प्लांट वायरसेस, दीज आर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ओके। जेनेटिक यानी कि प्लांट वायरसेस में इन जनरल जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। और जो एनिमल वायरसेस होंगे वो क्या होंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। इन जनरल बेटा ध्यान रखिएगा, कीवर्ड क्या है यहाँ पर, इन जनरल, ठीक है। इसका मतलब कभी भी ये नहीं समझेंगे कि हमेशा एनिमल वायरसेस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। से फॉर एग्जांपल एचआईवी में क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है, ओके। सिमिलरली प्लांट वायरसेस जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होंगे, ठीक है। पर इसका मतलब कभी भी ये नहीं लगाएंगे कि कॉमनली ये क्या होंगे, हमेशा ये क्या होंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होंगे, हमेशा नहीं होंगे। कॉमनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इनका जीनोमिक मटेरियल होगा। अच्छा, सिमिलरली एक तीसरी चीज देख लीजिए, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज की बात करेंगे तो ये क्या होंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। तो ये 3 चीजें आप याद रखेंगे। प्लांट वायरसेस जनरली क्या होंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एनिमल वायरसेस जनरली क्या होंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एंड बैक्टीरियोफाज क्या होंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, ग्रेट। चलो क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, एग्जांपल बेस्ड है। देखेंगे, मशरूम एंड पफ बॉल्स, ठीक है, मशरूम, ठीक है, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एगैरिकस, ओके। एगैरिकस एंड पफ बॉल्स दोनों किसके मेंबर्स होते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज। क्यों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग दे प्रोड्यूस बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। तो इनमें जो सेक्सुअल स्पोर बनेगा वो क्या होगा, बेसिडियोस्पोर होगा। इसीलिए ये किसके मेंबर हैं, बेसिडियोमाइसिटीज के। कौन, आपका पफ बॉल भी, एगैरिकस भी। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, पक्सिनिया, अस्टिलागो, ये सब किसके मेंबर होते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। अब देखेंगे यहां पर पूछ रहा है आइसोगैमस कौन होंगे, ठीक है। तो देखिए, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, और पूछ रहा है ऊगैमस, ठीक है। आइसोगैमस होगा आपका यूलोथ्रिक्स, क्या होगा, आइसोगैमस, यूलोथ्रिक्स आइसोगैमस होता है।
क्लैडो यूलोथ्रेक्स स्पाइरोगाइरा में क्या होगा? आइसोगाइमस। क्लैडोफोरा ये भी क्या होगा? आइसोगैमस। ठीक है, तो यूलोथ्रेक्स स्पाइरोगाइरा एंड क्लैडोफोरा ये तीनों क्या होंगे? आइसोगैमस। ठीक है, एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस में हम लिखेंगे यूडोरीना। अब आप बोलोगे कि सर इसके बारे में तो हमने कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, यूडोरीना बेटा एक ग्रीन एल्गी है। यूडोरीना इज अ ग्रीन एल्गी जो कि वॉलवॉक्स फैमिली का है, फ्रॉम वॉलवॉक्स फैमिली। ठीक है, और ये क्या शो करेगा? ये शो करता है एन आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, oogamous में आपको मालूम है क्या होगा? फ्यूकस और क्या होगा? वॉलवॉक्स। ये सब क्या होंगे? ये दोनों oogamous को शो करता है। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं आइसोगैमस, एनाइसोगैमस। एड्यूरिना जो था वो एनसीईआरटी से बाहर का एग्जांपल था और यही सिर्फ किस में आएगा? एनाइसोगैमस में। ये बात अब आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए सो आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 1। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99। Which of the following is not a primary function of root? ठीक है, या रूट्स। तो रूट्स का प्राइमरी फंक्शन क्या नहीं है? देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ये रूट का प्राइमरी फंक्शन होता है। ठीक है, रूट का प्राइमरी फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एंकरेज ऑफ द प्लांट, यस। फूड स्टोरेज एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन, यस बेटा ये भी होगा। कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस एंड हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए बेटा, कंडक्शन जो है वो वैस्कुलर टिश्यू का काम होता है, रूट का काम नहीं होता। ठीक है, वो किसका काम होता है? वैस्कुलर टिश्यू का। एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूजुअली रूट हेल्प नहीं करता, कहीं कहीं पे करता है, जैसे कि रेडिकल बड्स होंगे, वी हैव सीन इन केस ऑफ स्वीट पोटैटो। हाँ जी, लेकिन स्वीट पोटैटो या फिर दलबर्जी या सिस्सो के केस में हमने देखा है कि रेडिकल बड्स होते हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करेंगे, लेकिन इन जनरल या ये रूट का प्राइमरी फंक्शन नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। Study the given statement carefully and select the correct option. Leaf is attached to the stem by the leaf base. बिल्कुल सही बात है बेटा, लीफ बेस के ही तो हेल्प से आपका जो लीफ है वो स्टेम से अटैच होता है। ओके, और ये जो लीफ बेस है मोनोकॉट में लीफ सीथ का फॉर्मेशन करेगा, डाइकॉट में यूजुअली ये क्या होगा? पल्पिनस होगा। ठीक है, बी इन पीचर प्लांट एंड वेनस फ्लाईट्रैप modified in peacher plant and Venus flytrap modified insectivorous leaves are found. yes बेटा, पीचर प्लांट में जो पीचर होता है वो क्या है? मॉडिफाइड लीफ है। वेनस फ्लाईट्रैप में भी जो फ्लाईट्रैप है वो क्या है? मॉडिफाइड लीफ है। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं। प्लूमुल एंड रेडिकल आर रेस्पेक्टिवली इनक्लोज्ड इन कोलियोराइजा एंड कोलियोपेटाइल। नहीं बेटा, इसमें उल्टा कर दिया है, प्लूमुल को कोलियोराइजा में लिख दिया है एंड रेडिकल को कोलियोपेटाइल में, जबकि होता क्या है? इसका उल्टा, प्लूमुल कोलियोपेटाइल एंड रेडिकल कोलियोराइजा। ठीक है, कोलियोराइजा, राइजा रूट है तो उसमें रेडिकल होगा एंड कोलियोपेटाइल में प्लूमुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया, इनकरेक्ट है। गाइनोशियम इन लिलिएसी, लिलिएसी फैमिली की बात कर रहे हैं, एंड फैबेसी, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट आर जनरली मोनोकार्पेलरी एंड ट्राइकार्पेलरी रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे भी उल्टा कर दिया है, लिलिएसी में जो गाइनोशियम होगा वो क्या होगा? ट्राइकार्पेलरी, और फैबेसी में क्या होगा? मोनोकार्पेलरी। यहाँ पर उल्टा कर दिया है तो ये भी इनकरेक्ट है। सो ए एंड बी आर करेक्ट, सी एंड डी आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे। क्वेश्चन 101 देखेंगे। बुलीफॉर्म सेल्स, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं नीचे क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी ऑफ दीज आर रिलेटेड टू लीव्स? हाँ जी, लीव्स से कौन कौन रिलेटेड है वो पूछ रहा है। ओके, सो
हमें बताना है कि कौन कौन से लीव्स से रिलेटेड कौन कौन से हैं। तो पहला बुलीफॉर्म सेल्स, यस बेटा, बुलीफॉर्म्स जो सेल्स होते हैं ये लीव्स से रिलेटेड होंगे, स्पेशली ग्रासेस में। हाँ जी, दीज आर लार्ज ट्रांसपेरेंट सेल्स जिनमें कि जब वाटर भरेगा, जब टर्जिड होंगे तो ये लीफ को एक्सपोज करेंगे फॉर टू द सन, ओके। और जब ये फ्लैसिड होंगे तो लीफ क्या हो जाएगा, ड्रूप डाउन करेगा, ठीक है। तो बुलीफॉर्म सेल्स लीफ का पार्ट होते हैं, रिलेटेड होते हैं। सेकंड देखिए मीजोफिल, यस मीजोफिल होता है लीफ में। मीजोफिल ही तो मेन सेल होता है जहां पे कि फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। और ये जो मीजोफिल सेल है डाइकॉट लीफ में डिफरेंशिएटेड होगा पैली सेल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल में, पढ़ रखा है हमने। सेकेंडरी जाइलम, नहीं बेटा सेकेंडरी जाइलम रिलेटेड नहीं होगा, क्यों, सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो लीफ में नहीं होता है, स्टेम में होगा, रूट में होगा, लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। जब सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं होगा तो सेकेंडरी जाइलम कैसे बनेगा, ठीक है। तो सेकेंडरी जाइलम यहाँ पे नहीं होता है। तीसरा देखेंगे सेकेंडरी जाइलम, सॉरी सेकेंडरी जाइलम नहीं होता है, पहला होगा दूसरा भी होगा। फोर्थ देखेंगे बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल्स, बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल्स जो है ये आपको कहां देखने को मिलता है, इन कुकुरबिटा स्टेम, कुकुरबिट स्टेम में, लीफ में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। फिफ्थ देखेंगे एक्सार्क जाइलम, एक्सार्क जाइलम बेटा ये रूट का कैरेक्टर होता है, रूट कैरेक्टर, ठीक है, लीफ का कैरेक्टर नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। स्टोमाटा, यस बेटा स्टोमाटा तो लीफ में होता है, सो स्टोमाटा इज अ कैरेक्टर ऑफ लीफ, सही है, रिलेटेड होगा लीफ से। सेकेंडरी मेडुलरी रेज, अब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रहा तो ना ही सेकेंडरी जाइलम बनेगा, ना ही सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा और ना ही सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनेंगे, कुछ भी नहीं बनेगा, ये भी क्या होगा, इनकरेक्ट। एंड हम लोग देखेंगे एट्थ बंडल सीथ, यस बेटा बंडल सीथ तो होता है, बंडल सीथ होगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4, तो आंसर क्या लगाएंगे, 4 यहां पर होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन जो है वो लीफ एनाटॉमी से रिलेटेड है, याद रखेंगे कि लीफ में बुलीफॉर्म सेल्स होंगे, मेसोफिल होगा, स्टोमेटा भी होगा और बंडल सीथ भी होगा, ठीक है, ग्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे हम लोग। Many changes during secondary growth in dicot stem are similar to dicot root, ठीक है, but which one of the following is different in them, ठीक है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम एंड सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट, तो इन दोनों में बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं, ओके, बट कुछ चीजें डिफरेंट है, वो हम लोग देख लेंगे। देखिए बेटा जब भी हम लोग बात कर रहे हैं मोनोकॉट एंड डाइकॉट, डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ की, तो सेकेंडरी स्टेम और डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट में जो ओरिजिन ऑफ कॉर्क कैम्बियम है वो दोनों में अलग अलग है, ठीक है, दोनों में अलग अलग है। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम दोनों में होगा, तो ये कॉमन है। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम भी दोनों में होगा। फंक्शन ऑफ सेकेंडरी जाइलम दोनों में सेम है, सेकेंडरी जाइलम इज द एक्टिव जाइलम जिसके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। एंड साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉर्क कैम्बियम दोनों में क्या है, डिफरेंट है। अच्छा नॉट ओनली दिस, जब हम बात करते हैं डाइकॉट रूट की तो यहाँ पे जो वैस्कुलर कैम्बियम बनेगा वो इनिशियली क्या होगा, वेवी, डाइकॉट में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। थर्डली हम देखेंगे जो डाइकॉट रूट है
उसमें जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो पूरी तरह से सेकेंडरी मेरिस्टेम से ओरिजिनेट करेगा, लेकिन जो डाइकोट स्टेम है वहाँ पे जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ओरिजिन का है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है दैट इज प्राइमरी इन ओरिजिन, और जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो सेकेंडरी इन ओरिजिन। किस केस में? डाइकोट स्टेम के केस में। ठीक है, डाइकोट रूट के केस में जो कैम्बियम है वो क्या होगा? पूरी तरह से सेकेंडरी। ठीक है, तो साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ कैम्बियम क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉर्क कैम्बियम भी क्या होगा? डिफरेंट होगा इन डाइकोट स्टेम एंड डाइकोट रूट। तो ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे यहाँ पर। 103 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 103। 5 स्टामेन, ठीक है, परसिस्टेंट कैलिक्स, बाइलॉक्युलर ओवरी, बेरी और कैप्सूल फ्रूट आर द कैरेक्टर ऑफ। ये किसके कैरेक्टर है बेटा? ये सारे कैरेक्टर हैं सोलानेसी फैमिली के। ठीक है, किसके कैरेक्टर हैं? सोलानेसी फैमिली के। सोलानेसी फैमिली में जो फ्लावर होगा वो पेंटामेरस होगा। स्टामेन 5, पेटल्स 5, कैलिक्स 5। ठीक है, जो ओवरीज होंगी वो यूजुअली बाइलॉकुलर होंगी। ठीक है, कैप्सुलर फ्रूट बनेगा। तो ये सारे कैरेक्टर आपको सोलानेसी में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे। 104 देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, ओके। सबसे पहले क्या होगा? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। कब? इन जाइगोट। ठीक है, एक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेज इन पैकिटीन, और इससे क्या होगा आपका? क्रॉसिंग ओवर। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा, ये कब होगा? इन डिप्लोटीन डायाकाइनेसिस, और उसी डायाकाइनेसिस वाले में ही आपका क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा बेटा आपका? CBDA। CBDA ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। ठीक है, 105 देखेंगे। An elaborate network of proteinaceous filamentous structures present in cytoplasm collectively referred as। ठीक है, तो ये जो प्रोटीनेसियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम बोलेंगे साइटोस्केलेटन। क्या बोलेंगे बेटा? साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन किसके बने होते हैं? देखिए यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं साइटोस्केलेटन की, यानी कि हम बात करेंगे माइक्रोफिलामेंट्स की। माइक्रोफिलामेंट लाइक एक्टिन, या फिर हम बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, माइक्रोट्यूब्यूल्स लाइक वी कैन टॉक अबाउट स्पिंडल फाइबर, हाँ जी, या फिर सीलिया, फ्लैजेला, ओके, या फिर इंडिपेंडेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स की। इसके अलावा हम किसकी बात करेंगे? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स लाइक लैमिन प्रोटीन्स। ओके, तो ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं? दीज आर फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ये सेल के शेप एंड साइज को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? साइटोस्केलेटन। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ओके, तो आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 2। 106 देखेंगे। पॉलीजोम्स आर, पॉलीजोम्स क्या होते हैं बेटा? पॉलीजोम्स होते हैं सिंगल एमआरएनए विद मेनी राइबोसोम्स। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक एमआरएनए है, ओके, दिस इज द एमआरएनए। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपका फर्स्ट राइबोसोम है, उसके बाद उसके पीछे एक दूसरा राइबोसोम लग गया था, फिर यहाँ पर तीसरा राइबोसोम लग गया था, एंड सो ऑन। सो दिस इज अवर सीक्वेंस, हाँ जी, जिसमें कि एक एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम साइमल्टेनियसली अटैच्ड हैं, और ये क्या कर रहे हैं? साइमल्टेनियसली वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं। जो सबसे पहले बना था उसके पास सबसे बड़ा प्रोटीन चेन बना होगा,
हाँ जी, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बड़ा सा प्रोटीन चेन बन गया होगा अभी तक, ठीक है। इसमें थोड़ा छोटा बना होगा और इसमें और छोटा बना होगा क्योंकि ये सबसे बाद में आया है। अभी इसने सिर्फ इतना दूर का ट्रांसलेशन किया है। सेकंड जो है वो इस पूरे लेंथ का क्या कर चुका है, ट्रांसलेशन, और जो थर्ड है वो यहाँ से, सॉरी जो फर्स्ट है वो यहाँ से यहाँ तक का कर चुका है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है जिसमें कि एक एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम साइमल्टेनियसली अटैच होकर के ट्रांसलेशन कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम्स, ठीक है। यानी कि पॉली राइबोसोम्स हो गए, राइट, पॉलीसोम्स। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। Which of the following is not related with polytene chromosome? देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम की, ठीक है। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में आप कुछ इंफॉर्मेशन ले लीजिए। सबसे पहले पॉलीटीन क्रोमोसोम, ठीक है। दो तरह के स्पेशल क्रोमोसोम्स आप पढ़ते हो, एक होता है लैम्प-ब्रश क्रोमोसोम, दूसरा होता है पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। ना पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को डिस्कवर कर किया था, इट वाज डिस्कवर्ड by Balbiani, okay, so by Balbiani in 1981, okay, 1981 में इसको डिस्कवर किया था मिस्टर बाल्बियानी ने, ठीक है। और ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होता है, this is easily visible in interphase। कब दिखेगा आपको, इंटरफेज में। प्रेजेंट कहाँ होता है, प्रेजेंट इन सलिवरी ग्लैंड्स या फिर इन मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, या फिर इन द इंटेस्टाइन of insects and their larvae, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स जो होता है वो एंडोमाइटोसिस की वजह से होता है, जिसमें कि बहुत सारे स्ट्रेन्स बन जाते हैं, बहुत सारे स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। तो एक जो क्रोमोसोम होगा उसमें बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे, देयर विल बी मल्टीपल स्ट्रैंड्स, ठीक है। यहाँ पर ए सिनेप्सिस भी होता है। और ये जो आपके पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होते हैं, दे आर मेनली associated in production of certain enzymes like digestive enzymes, हाँ जी, इसीलिए सलिवरी ग्लैंड में मिलेंगे। दे आर फॉर्म्ड बाय एंडो reduplication, yes करेक्ट है, they discovered by Balbiani, ये भी सही है। they related with vitalogenesis, नहीं बेटा, vitalogenesis में कौन होता है, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। vitalogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ योक, और योक के फॉर्मेशन में कौन एसोसिएटेड होगा, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, ना कि पॉलीटीन क्रोमोसोम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 लगा देंगे। पॉलीटीन क्रोमोसोम किस में एसोसिएटेड है, मेनली इन द फॉर्मेशन ऑफ a lot of enzymes, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे हम लोग। फाइंड द इनकरेक्ट मैच बोल रहा है, ठीक है। इनकरेक्ट मैच आपको बताना है। SCR डिटॉक्सिफिकेशन, यस बेटा, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एंड मेनली जो आपका हिपैटोसाइट्स के SCR होंगे, जो लीवर सेल्स होते हैं हिपैटोसाइट्स, उनमें SCR इज हाईली डेवलप्ड, ठीक है। SCR इज हाईली डेवलप्ड एंड इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, इसलिए लीवर जो है वो आपका मेन डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करेक्ट है। लाइसोसोम मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, नहीं बेटा, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट नहीं कहते। गोल्जी बॉडी
ग्लाइकोसाइलेशन बिल्कुल सही है, सो ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। 109 देखेंगे, heterozygous tall plant is crossed with a dwarf plant, this is test cross। हाँ जी, अगर आपने एक हेटेरोजाइगस प्लांट को रिसेसिव होमोजाइगस प्लांट यानी कि रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया है तो हम इसी को क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, ऑप्शन सेकंड लगाएंगे। 110, which of the following symbols in pedigree analysis indicate affected male? affected होगा तो वो क्या होगा, सॉलिड बॉक्स होगा। ठीक है, सॉलिड स्क्वायर बॉक्स अगर है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अफेक्टेड मेल को। अगर ब्लैंक स्क्वायर बॉक्स है तो नॉर्मल मेल को, ब्लैंक सर्कल है नॉर्मल फीमेल को, और अगर ये सॉलिड सर्कल है तो किसको करेगा, अफेक्टेड फीमेल को। ठीक है, सो ऑप्शन 3 लगाएंगे। 111 देखेंगे, इफ रेड फ्लावर प्लांट ऑफ एंटीरिनम मेजर्स, याद कीजिए स्नैपड्रैगन की बात कर रहे हैं जहां पे क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। ठीक है, तो अगर रेड फ्लावर को आपने पिंक फ्लावर के साथ क्रॉस किया है तो एक्सपेक्ट आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सपेक्ट करेंगे 2 रेड प्लांट एंड 2 पिंक प्लांट, यानी कि 1:1 रेशियो ऑफ रेड एंड पिंक, 50% रेड फ्लावर एंड 50% पिंक फ्लावर। हाँ जी, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, रेड को क्रॉस किया है पिंक के साथ, रेड पिंक, क्या मिलेगा आपको, RR, और 2 क्या मिलेंगे, RR, यानी कि 50% रेड एंड 50% पिंक। ओके, ठीक है जी, तो ऑप्शन 4 लगाएंगे। 112 देखेंगे, यूरिडाइलिक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हाँ जी, तो यूरिडाइलिक एसिड कहाँ मिलेगा आपको, आरएनए में मिलेगा बेटा, डीएनए में नहीं मिलेगा। ठीक है, यूरिडाइलिक एसिड है, यूरासिल है, यूरासिल सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, आरएनए में। तो यूरिडाइलिक एसिड अगर सिर्फ और सिर्फ आरएनए में है तो इसमें शुगर कौन सा होगा, राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए यूरिडाइलिक एसिड में यूरिडीन मिलेगा, फॉस्फोएस्टर लिंकेज मिलेगा, फॉस्फेट भी मिलेगा, लेकिन डीऑक्सीराइबोज नहीं मिलेगा। इसके जगह क्या मिलेगा, राइबोज शुगर। ऑप्शन 2 लगाएंगे। 113 देखेंगे, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन DNA dependent RNA polymerase works in direction dash and polarity of coding strand is dash। देखिए DNA ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज काम कर रहा है। तो कोई भी पॉलीमरेज हो उसका पॉलीमराइजेशन एक्शन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगा, ये बात याद रखिए। हाँ जी, कोई भी पॉलीमरेज हो, any polymerase has only, ठीक है बेटा, only लिख रहा हूं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। ठीक है, इसीलिए हमेशा जो पॉलीमराइजेशन होगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ध्यान रखेंगे। ओके, अब देखिए पूछ रहा है कि पोलैरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड क्या होगा, तो उसका एंटी पैरेलल होगा, यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, तो आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 114 देखेंगे, यहां पर आपको मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। AUG मिथियोनिन को कोड करेगा, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, मिथियोनिन कर लेंगे। UUU फिनाइलएलानिन, CCC प्रोलीन एंड GUG वैलीन। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। मोस्ट एबंडेंट, ओके, मोस्ट एबंडेंट लिपिड इन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड, और अगर फॉस्फोलिपिड में भी ऑप्शन पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, लेसिथीन। ठीक है, सो मोस्ट एबंडेंट लिपिड इन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड।
Which type of phospholipid? Lecithin. Lecithin is what? DPPC, यानी कि इसमें 2 पाल्मिटिक एसिड होगा और एक फॉस्फेट, एक ग्लिसरॉल और एक कोलिक अल्कोहल, कोलिन अल्कोहल। ठीक है, सो क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 3। 116 देखेंगे, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ। लैक्टोज किसका बना है? लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, किसका? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का। ठीक है, कैसा? बीटा ग्लूकोज एंड बीटा गैलेक्टोज। ऑप्शन 4। 117 देखेंगे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक इज एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, वैलिन तो नहीं है। ग्लूटामिक एसिड और अस्पार्टिक एसिड दोनों क्या है? एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, 2 ही एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं, ग्लूटामिक एसिड एंड अस्पार्टिक एसिड। ऑप्शन क्या लगाएंगे? 4th, बोथ 2 and 3। 118 देखेंगे, विच ऑफ द माइक्रोबियल प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज क्लॉट बस्टर। हाँ जी, क्लॉट बस्टर हम किसको बोलेंगे? स्ट्रेप्टोकाइनेज को। और ये कहाँ से मिलेगा आपको? बैक्टीरिया से। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ओके, ऑप्शन 1। 119 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्मेंटेड बेवरेज इज प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। ठीक है, तो रम, विस्की, ये सब क्या है? डिस्टिलेटेड प्रोडक्ट है, डिस्टिल्ड अल्कोहल है। लेकिन वाइन एंड बियर ये दोनों क्या होते हैं? विदाउट डिस्टिलेशन। यहाँ पर बियर तो नहीं है, वाइन है ऑप्शन में, इसीलिए हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन 3, वाइन। ब्रांडी क्या होगा? ब्रांडी डिस्टिलेशन से बनता है। 120 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन इसेंशियल फॉर प्लांट्स बट हैव अ फंक्शनल रोल। ठीक है, इसेंशियल नहीं है, सो दीज आर नॉट अमंग दोज 16 इसेंशियल एलिमेंट्स, लेकिन ये आपके जरूरत में आएंगे, इनका फंक्शनल रोल होगा, ये होगा कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट। सो ऑप्शन 1 लगाएंगे। मोलिब्डेनम, निकेल, मैग्नीशियम, ये सब आपके क्या है? इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। 121 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व्ड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल। फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल में इनमें से कौन सा एसोसिएटेड है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, यस। वाटर, यस। पाइरुविक एसिड, एसिटाइल को एंजाइम ए, NAD and Mg, OA water isocitric acid, malic acid, oxaloacetic acid and NAD। देखिए बेटा, ये जो फर्स्ट क्रेब्स साइकिल है, ये काइंड ऑफ लिंक रिएक्शन है। सॉरी, फर्स्ट इज योर फर्स्ट क्रेब्स साइकिल जो है उसमें ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, बेटा क्वेश्चन 121 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व्ड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल का बेटा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में आकर के ज्वाइन कौन करेगा? एसिटाइल को एंजाइम ए, एसिटाइल को एंजाइम ए, ये ऐड होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक एंजाइम लगता है जिसका नाम है साइट्रेट सिंथेज, और बनता क्या है? साइट्रिक एसिड। ठीक है, और ये जो सिट्रिक एसिड है वो वापस फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनटू, दिस कन्वर्ट्स इनटू आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड। ऑब्वियसली ये जो रिएक्शन है ये डायरेक्ट नहीं होता है, ये वाया होता है, और यहाँ पर बनता है सिस एकोनाइट्रेट। ठीक है, सिस एकोनाइट्रेट, यहाँ पर आइडर लगेगा, सिस एकोनाइट्रेट भी लगेगा। ठीक है, सिस एकोनाइट्रेट बनेगा। ऑक्सैलोएसिटेट, एसिटाइल को एंजाइम में साइट्रेट सिंथेज एंजाइम लगा, बना क्या? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया? आइसोसाइट्रिक एसिड में। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये आपका सेकंड स्टेप है। अब देखो ऑप्शंस देखते हैं। और तो फर्स्ट स्टेप में कौन कौन एसोसिएटेड है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, यस। वाटर, हाँ होगा।
पायरुविक एसिड बेटा डायरेक्टली तो नहीं होता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, वाटर एंड आइसोसाइट्रिक एसिड। आइसोसाइट्रिक एसिड तो सेकंड स्टेप में बन रहा है। मैलिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड NAD, बेटा मैलिक एसिड तो बाद में बनता है, ठीक है, सेकंड लास्ट स्टेप में। एसिटाइल कोएंजाइम में NAD एंड MG, एसिटाइल कोएंजाइम में पहले स्टेप में तो एसोसिएटेड है लेकिन NAD नहीं है, ठीक है, तो फोर्थ भी नहीं है। तो यहाँ पर एक्चुअली में कोई भी ऑप्शन 100% करेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन 1। क्यों, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये किससे बनता है, फ्रॉम दी पायरुविक एसिड, ठीक है। पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम है वो आपका ऑक्सैलोएसिटिक के साथ बाइंड करेगा और क्या बनाएगा, साइट्रिक एसिड, इसीलिए ऑप्शन 1 लगाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि इसमें से कोई भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं है, लेकिन मोस्ट सुटेबल कौन सा होगा, ऑप्शन 1। 122 देखेंगे बेटा, IAA, ठीक है, यानी कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीन की, ठीक है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज द केमिकल नेम फॉर ऑक्सीन। IAA इज इसेंशियल इन ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, ऑक्सीन किसमें एसेंशियल होगा, एपिकल डोमिनेंस, यस बेटा। जाइलम डिफरेंशिएशन, यस, NCERT का लाइन है। पार्थेनोकार्पियम टोमेटो, यस। एपिकल हुक फॉर्मेशन नहीं बेटा, एपिकल हुक फॉर्मेशन जो है वो IAA का काम नहीं है, ठीक है। एपिकल हुक फॉर्मेशन ऑक्सीन का फंक्शन नहीं होता है, ठीक है, तो ये लगाएंगे फोर्थ ऑप्शन। 123 देखेंगे, इन केल्विन साइकिल फॉर सिंथेसिस ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज द रिक्वायरमेंट ऑफ ATP एंड NADH इज, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज बनाना है बेटा, देखिए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज, और सुक्रोज होता क्या है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी कि दिस इज इक्विवेलेंट टू 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, हाँ जी, 3 जो सुक्रोज है वो किसके इक्विवेलेंट है, 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के। और हमने पढ़ के रखा है इन C3 प्लांट्स 1 ग्लूकोज फॉर्मेशन requires, ये क्या क्या रिक्वायर करता है, A, it requires 18 ATP and B, it requires 12 NADPH, ठीक है। तो 18 ATP and 12 NADH आपको एक्चुअली में 3 सुक्रोज किसके इक्विवेलेंट है, 6 ग्लूकोज के, तो इंटू 6 कर देंगे, यहाँ पर भी इंटू 6 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 18 into 6 and 12 into 6, 12 into 6 is 72 and 18 into 6 is 108, तो 108 ATP and 72 NADPH, ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे हम लोग। यहां पर कुछ 3 सेल्स दिए हुए हैं A, B एंड C, और इन सेल्स का साई P यानी कि प्रेशर पोटेंशियल एंड साई S यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है डायग्राम दे करके कि वाटर का फ्लो किधर से किधर होगा, ठीक है। चलिए ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देख रखा है। 124 हम लोग क्या देखते हैं कि जो वाटर का मूवमेंट होता है, H2O moves from higher water potential to lower water potential, सही, ठीक है। और वाटर पोटेंशियल तो यहां दिया ही नहीं है, लेकिन वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, साई P प्लस साई S, एंड हमें यह भी पता है कि साई S इज ऑलवेज नेगेटिव, साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, नेगेटिव। तो जो आपका सेल A है,
सेल ए, उसके लिए हम क्या देखेंगे, साई डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, साई पी की वैल्यू 3 है और साई एस की वैल्यू 8 है, लेकिन नेगेटिव में लेंगे तो कितना हो जाएगा, -5। सेल बी कितना आएगा, देखिए सेल बी में भी क्या है, 15 एंड 10 यानी कि -5। और सेल सी की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर भी साई डब्ल्यू क्या आएगा, 13 प्लस -18 यानी कि -5। ठीक है, यानी कि वाटर पोटेंशियल तीनों सेल्स का क्या है, -5 इक्वल है। तो वाटर का मूवमेंट किसी भी सेल से किसी भी सेल में हो सकता है, ए से बी, बी से सी, सी से ए, सब में होगा। नेट मूवमेंट अगेन 0 होगा, लेकिन मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे। 125 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स डेफिशिएंसी डिले फ्लावरिंग। ठीक है, तो फ्लावरिंग में डिले कौन सा करेगा, देखिए बेटा, अगर नाइट्रोजन, सल्फर एंड मॉलिब्डेनम वो है वो, ठीक है, मॉलिब्डेनम है, तो इसकी अगर डेफिशिएंसी होगी तो फ्लावरिंग में क्या होगा, डिले होगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको ऑप्शन 1। चलिए 126 देखेंगे, एंजाइम दैट कैटालाइजेस द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल्स को अगर लिंक कर रहा है कोई एंजाइम यूजिंग एटीपी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लाइगेज। एग्जांपल डीएनए लाइगेज। ठीक है बेटा, तो ये लाइगेज एंजाइम्स होते हैं, ऑप्शन 2 लगाएंगे। 127 देखेंगे, which of the following is a prosthetic group for enzyme peroxidase and catalase। peroxidase और catalase दोनों का prosthetic group क्या है, हीम। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन हो, मायोग्लोबिन हो, peroxidase हो, catalase हो, इन सब का prosthetic group क्या है, हीम। याद रखेंगे। ओके, हीम is prosthetic group for, हाँ जी, 1 hemoglobin, number 2 myoglobin, number 3 catalase and number 4 आप लगाएंगे peroxidase। इन सारे एंजाइम्स का, ये सब होलो एंजाइम्स हैं, इनका प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, हीम। और हीम किसका बना हुआ है, पोरफायरिन एंड आयरन। ठीक है, चलिए, इसीलिए हीम क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और उसके बीच में एक मेटल आयन है, दैट इज आयरन। ओके, 128 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव प्लेक्वाइड स्केल। स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। प्लेक्वाइड स्केल आपको कहां देखने को मिलेगा, इन कॉन्ट्रैक्टस, यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस में। अब ऑप्शंस देखेंगे, यहां पर स्कोलियोडॉन जो है वो एक टिपिकल कार्टिलेजिनस फिश है, जिसको हम डॉग फिश भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्कोलियोडॉन में क्या होगा, प्लेक्वाइड स्केल। ठीक है, ओके। 129 देखेंगे, लिम्स एंड स्केल्स आर एब्सेंट इन। लिम्स स्केल होगा एब्सेंट होगा किसमें, एक्थियोफिस में। एंड हाइला इज ट्री फ्रॉग, इसमें स्केल्स एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो एक्थियोफिस एंड हाइला, ऑप्शन 2 लगाएंगे। ओके, ग्रेट। 130 देखेंगे, जनरली मरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स आर। हाँ जी, तो जनरली मरीन होंगे एंड एसिमेट्रिकल होंगे। एसिमेट्रिकल कौन होता है, पॉरीफेरेंस। पॉरीफेरेंस आर एसिमेट्रिकल। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों होगा, लेकिन ल्यूकोसेलेनिया एंड यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया क्या होगा, एसिमेट्रिकल। ल्यूकोसेलेनिया क्या होता है बेटा, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे, 2 नहीं लगाएंगे। याद रखेंगे इस बात को, ल्यूकोसेलेनिया जो है वो भी एक स्पॉन्ज है,
लेकिन ये रेडियल सिमेट्री को शो करेगा। यू स्पॉन्जिया एसिमेट्रिकल होता है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। 131 देखेंगे, अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज फाउंड इन डेंटालियम। डेंटालियम तो बेटा मोलस्का होता है, ओके, और उसमें मीजोग्लिया नहीं, उसमें तीनों डर्म होंगे, एक्टो मेजो एंडो तीनों डर्म होंगे, ठीक है। हाइला एम्फीबिया है, ये भी क्या होगा, तीनों डर्म्स होंगे, ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ओबेलिया, ओबेलिया इज सिलेंट्रेट, ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया, ठीक है, जिसमें कि कुछ अमीबॉइडल एंड आर्कियोसाइट सेल्स होते हैं, ओके। सो मीजोग्लिया इज फाउंड इन ओबेलिया। यू स्पॉन्जिया अगेन, इसमें भी दो ही जर्म लेयर है, हाँ जी, डिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, लेकिन यहाँ पे बीच में मीजोग्लिया नहीं है, एक पतली सी लेयर है जिसमें कि स्पाइक्यूल्स वगैरह होते हैं, ओके, लेकिन उसको हम मीजोग्लिया यहाँ पे नहीं कहते, इसीलिए आंसर लगाएंगे थर्ड, ओबेलिया। 132, which epithelium consists of cells having nucleus towards base, हाँ जी, तो बेस के टुवर्ड्स न्यूक्लियस जो होता है वो कॉल्यूमिनर इपिथेलियम में होता है, ठीक है। तो कॉल्यूमिनर इपिथेलियम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंटर में ना होकर के स्लाइटली नीचे होता है टुवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके। 133, which type of cartilage found at tip of nose and ear pinna of human, tip of nose and ear pinna पे होगा इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है बेटा, तो इलास्टिक कार्टिलेज लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, ओके। 134 देखेंगे, how many type of structure are related to excretion in cockroach, ठीक है बेटा, सोलेनोसाइट्स, नहीं होगा, किडनी, इन केस ऑफ कॉकरोच किडनी नहीं होता है यहाँ पे, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स यस, रीनेट सेल्स एस के हेलमिंथिस में होता है बेटा, फैट बॉडी यस, नेफ्रीडिया नहीं होता बेटा, नेफ्रोसाइट्स कॉकरोच में होता है, ठीक है। सो नेफ्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द कॉकरोच, और ये आपका किस में काम करेंगे, इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है। तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कौन करता है, नेफ्रोसाइट्स, और ये आपके एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होंगे। कोक्सल ग्लैंड्स नहीं बेटा, कॉकरोच में नहीं होगा कोक्सल ग्लैंड्स, ये बाकी ऑर्थ्रोपॉड्स में होगा। यूरिकोज ग्लैंड्स यस, एंड प्रोबोसिस ग्लैंड भी यहाँ नहीं होता है। तो कॉकरोच में मालफीजियन ट्यूब्यूल्स, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड्स, चार ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं फ्रॉम द गिवन लिस्ट व्हिच आर प्रेजेंट इन कॉकरोच फॉर एक्सक्रीशन, ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। 135 देखेंगे, मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कॉलम 1 में देखिए टाइलिन, टाइलिन किसके साथ मैच करेगा, स्टार्च, ट्रिप्सिन प्रोटीन, लाइपेज लिपिड एंड लैक्टोज मिल्क शुगर, ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। 136 देखेंगे, ड्यूरिंग swallowing of food which of the following structure prevent the entering of food into the glottis, ठीक है। तो कौन करेगा बेटा, when we are swallowing food, जब हम खाना निगल रहे होते हैं उस समय एक स्ट्रक्चर है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, ठीक है, इलास्टिन कार्टिलेज का बना हुआ है, फ्लैट फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलेंगे इपीग्लॉटिस, जो कि ग्लॉटिस को क्या करेगा, कवर कर देगा, सो दैट जो फूड है वो गलेट में जाए, एंड गलेट से कहाँ चला जाए, इन द ईसोफेगस, ठीक है। तो जो ईसोफेगस की ओपनिंग है उसको हम गलेट कहते हैं, और जो ट्रैकिया की ओपनिंग है उसको हम ग्लॉटिस कहते हैं, और ग्लॉटिस के ऊपर जो लिड, जो ढक्कन है उसको हम क्या बोलेंगे, इपीग्लॉटिस, ठीक है। ये इपीग्लॉटिस क्या करता है, खाने को एक्सीडेंटली ट्रैकिया में जाने से रोकता है, हाँ जी, ग्लॉटिस में जाने से रोकता है, और मेक श्योर करता है कि खाना कहाँ जाए, गलेट में, ठीक है। ऑप्शन 3 लगाएंगे, कार्टिलेजिनस फ्लैप, और इस कार्टिलेजिनस फ्लैप का नाम क्या है, इपीग्लॉटिस। 137 देखेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accumulated in the lungs at the end of forced inspiration, ठीक है।
फोर्सफुल इंस्पिरेशन के अंत पे लंग्स में कितनी हवा है, ठीक है। तो IRV यस, TV यस, ERV यस, और रेसिडुअल वॉल्यूम तो रहेगा ही। तो ये चारों रहेंगे, TV, ERV, IRV एंड RV, और इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। ऑप्शन 4 लगाएंगे। 138, which of the following statement is correct for transportation of carbon dioxide? Approximately 5 to 7% of CO2 is transported as carb amino hemoglobin compound. नहीं बेटा, this is 20 to 25%, गलत है ये। Second, bulk of CO2 is transported by plasma as bicarbonate. Yes, कितना, 60 to 65%, okay. Yeah, almost close to 70%, ठीक है। Yes, 70 to 75% is in the form of bicarbonate. So देखेंगे यहाँ पर जब भी हम लोग बात करते हैं CO2 ट्रांसपोर्ट की, तो हम लोग क्या देखते हैं कि अराउंड 5 to 7% as dissolved CO2 in plasma, ठीक है। अराउंड 20 to 25% as carb amino hemoglobin, and the remaining is around 65 to 70% as bicarbonate ion in plasma, ठीक है। ये होता है CO2 का ट्रांसपोर्ट। ग्रेट, तो इसमें से जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, जो फर्स्ट है वो भी इनकरेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है, एंड फोर्थ देखेंगे, एवरी 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अराउंड 20 ml ऑफ CO2 इन एल्वियोली। नहीं बेटा, कितना डिलीवर करेगा, 4 ml ऑफ CO2, ठीक है। कितना, 4 ml ऑफ CO2। सो फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, करेक्ट सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर 2। 139 देखेंगे, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ड्यूरिंग मिक्ट्यूरेशन कॉजेस, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक जो एक्टिविटी होगी वो क्या करेगा, वो यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड यूरिनरी स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर मसल्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, डेट्रूसर मसल, ठीक है। तो डेट्रूसर मसल क्या होता है, याद रखेंगे यहाँ पर, detrusor muscle is actually muscle of urinary bladder, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डेट्रूसर मसल। तो डेट्रूसर मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। कब, जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, और इसकी वजह से मिक्ट्यूरेशन होगा, ठीक है। ये मिक्ट्यूरेशन को प्रमोट करता है, रोकता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। 140 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 140, बाइकार्बोनेट इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो ये बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन PCT और DCT दोनों से होता है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले से नहीं होगा, कलेक्टिंग डक्ट से नहीं होगा, ब्लूमेन कैप्सूल से भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे। 141, which of the following statements is not correct? Cardiac center is found in medulla oblongata, correct है, ठीक है। ओके, फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्सर्शन इंक्रीजेज हार्ट रेट, बिल्कुल सही बात है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व इंक्रीजेज रेट ऑफ हार्ट बीट, नहीं बेटा, ये डिक्रीज करता है, क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। वेगस नर्व किसका पार्ट है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, और ये हार्ट बीट को डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। इंक्रीज कौन करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। फोर्थ, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉजेज टैकीकार्डिया, यस बेटा, इंक्रीज्ड हार्ट रेट को हम क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया, तो वो भी सही है, ठीक है। नॉट करेक्ट कौन सा है, ओनली 3। 142 देखेंगे, इन ECG द P वेव रिप्रेजेंट, P वेव किसको रिप्रेजेंट करेगा, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है।
डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को कौन करेगा? QRS कॉम्प्लेक्स। द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू नॉर्मल स्टेट, ये कौन करेगा? टी वेव के बाद वाला जो रीजन है, हाँ जी। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, QRS। ओके, 143 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? So question 143, which of the following statement is incorrect? The skull, ribs, sternum and vertebral column constitute axial skeleton. बिल्कुल सही है, ठीक है। skull, ribs, sternum and vertebral column मिलकर के क्या बनाते हैं? axial skeleton. The number of cervical vertebrae are 7 in almost all mammals including human beings. हाँ जी, इसने ये नहीं बोला है सब में 100%, बोल रहा है ऑलमोस्ट ऑल मैमल, सो ये भी करेक्ट है। 8th, 9th and 10th pair of ribs do not articulate directly with sternum. These are called false ribs. इनको हम फ्लोटिंग नहीं कहते हैं। फ्लोटिंग किसको बोलेंगे? 11th and 12th को, ठीक है। तो 8th इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। याद रखेंगे बेटा कि आपके पास 12 पेयर ऑफ क्या है, देखिए 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, ओके। और इस 12 पेयर में जो फर्स्ट 1 to 7 है, 7th पेयर, ये क्या है? ट्रू रिब्स, ओके। उसके बाद से 8th से लेकर के 8th to 12th, ये क्या है? फॉल्स रिब्स, ओके। और इसमें भी इन फॉल्स रिब्स में से जो आपका 11th एंड 12th है, इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, याद रहेगा। इसीलिए जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। thoracic vertebrae, ribs and sternum together forms the rib cage, ये भी सही है, ओके। सो ऑप्शन 3 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे। The H zone in skeletal muscle fiber is due to, H zone किसको बोलते हैं हम लोग? देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था? हमने देख रखा है सार्कोमियर का स्ट्रक्चर। दिस इज योर एक्टिन, ओके, एक्टिन। और इधर भी क्या होगा आपका? सपोज दिस इज योर एक्टिन, ओके। ये दोनों क्या है? दिस इज योर जेड लाइन, ये भी क्या है? जेड लाइन, ओके। और बीच में हमारे पास है मायोसिन, थिक फिलामेंट, दिस इज योर मायोसिन, ओके। और आप देखिए ये जो बीच का एरिया है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एच जोन, दिस इज योर एच जोन। यहां से लेकर के यहां तक का जो एरिया है, ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? ए बैंड, ठीक है। इससे और इसके बीच का एरिया याद रखेंगे, दिस एरिया, दिस इज हाफ आई बैंड, दिस इज योर हाफ आई बैंड। और यहां पर भी क्या है? दिस एरिया से लेकर के दिस एरिया इज योर हाफ आई बैंड। और ये पूरा क्या है? एक आपका सार्कोमियर है, ठीक है। तो जो एच जोन होता है वो क्या है? एच जोन इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्टिन फिलामेंट। ये सब क्या है? द ब्लैक वन इज एक्टिन, द एब्सेंस ऑफ एक्टिन फिलामेंट इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड। यहाँ पे जो एच जोन है उसमें क्या है? एक्टिन एब्सेंट है, ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे।
Question number 145. The blood-brain barrier prevents entry of neurotoxin in the brain and is formed by. तो ब्लड ब्रेन बैरियर किससे बनता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। और आपको आइडेंटिफाई करना है उस PQ को, किससे बनेगा, ये बनता है बेटा फ्रॉम द एस्ट्रोसाइट्स फॉर्मिंग द टाइट जंक्शन। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे। जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो किसका बना हुआ है, एस्ट्रोसाइट्स का, एस्ट्रोसाइट्स एंड एंडोथेलियम। ओके, और यहाँ पर एस्ट्रोसाइट्स और एंडोथेलियम के बीच में देयर इज टाइट जंक्शन, इवन दो एस्ट्रोसाइट्स के भी बीच में क्या है, टाइट जंक्शन। ओके, सो ऑप्शन 4 लगाएंगे। 146 देखेंगे। सोडियम पोटाशियम ATPase पंप रिमेन्स फंक्शनल ड्यूरिंग। देखो बेटा, सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो फंक्शनल होगा कब, ये आपके डीपोलराइजेशन को छोड़ के बाकी हर फेज में ओपन होगा, ठीक है। डीपोलराइज्ड स्टेट को छोड़ करके बाकी हर एक स्टेट में, हर एक कंडीशन में सोडियम पोटाशियम पंप जो होता है वो ओपन होगा, ठीक है। तो आंसर लगाएंगे 1 and 3 बोथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। डीपोलराइजेशन के टाइम पे आपका सोडियम पोटाशियम पंप बंद होगा, पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल भी बंद होगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होगा, और पैसिव आयन चैनल तो हमेशा ही ओपन होता है, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ कौन खुला रहेगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ओके, सोडियम पोटाशियम पंप एंड पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल दोनों क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। चलो 147, सेलेक्ट द ऑड क्रेनियल नर्व विथ रेस्पेक्ट टू फंक्शन। अब इसमें 2, 3rd, 2nd एंड 6 दिया हुआ है और साथ में 4 दिया हुआ है, तो 4 ऑब्वियसली ऑड वन हो जाएगा आपका, ठीक है। 148 देखेंगे। स्पाइनल रिफ्लेक्स, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, response occurs in the direction of stimulus, response occurs in the opposite direction of stimulus, and polysynaptic reflex. Select the option which includes the feature of a knee jerk reflex. ठीक है बेटा, knee jerk reflex का कौन कौन सा फीचर है उसको आपको सेलेक्ट करना है। knee jerk is a spinal reflex, yes, correct है। is it a monosynaptic reflex? yes, monosynaptic इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही इंटरन्यूरॉन होगा, ठीक है। मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है। रेस्पॉन्स अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, यस, एंड रेस्पॉन्स अकर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। नहीं बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता है। हाँ जी, जिधर से आया है पैर उधर ही मूव करता है, ठीक है। बाहर से आप नी जर्क देते हो और उसी डायरेक्शन में आपका लेग का मूवमेंट होता है, सेम डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता है। पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स नहीं है ये, तो इसीलिए ऑप्शन 1 लगाएंगे। 149 देखेंगे। डायबिटीज मेलाइटस अकर ड्यू टू, डायबिटीज मेलाइटस किसकी वजह से होगा, हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, यस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जो होता है वो हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन की वजह से होता है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल, हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया तो होगा, लेकिन उसको हम डायबिटीज मेलाइटस नहीं कहेंगे बेटा, ठीक है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन से भी हाइपरग्लाइसीमिया होता है, लेकिन अगेन ये एक डिजीज कंडीशन नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग डायबिटीज मेलाइटस नहीं कहेंगे। ऑल ऑफ द अबव तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ऑप्शन 1 लगाएंगे, हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं, बिकॉज जो 2nd और 3rd है ये ट्रांजिएंट इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। 150 देखेंगे। लिस्ट सम ऑफ द स्ट्रक्चर आर गिवन बिलो which are related to life cycle of a typical angiosperm. How many above structures are haploid? तो कौन कौन से haploid है ये आपको बताना है। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है बेटा, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड हैप्लॉइड होगा, एम्ब्रियोसैक हैप्लॉइड होगा, पेरिस्पर्म डिप्लॉइड होगा, एम्ब्रियो डिप्लॉइड, फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉइड। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड, एम्ब्रियोसैक एंड फंक्शनल मेगास्पोर, these are the 3 haploid structure, option 2 लगाएंगे। 151 देखेंगे। select incorrect statements. formation of fruit without fertilization is called
पार्थेनोकार्पी, करेक्ट है। पपाया एंड डेट पाम आर डायोसियस प्लांट्स, करेक्ट है, क्योंकि मेल फ्लावर मेल प्लांट पे होगा और फीमेल फ्लावर फीमेल प्लांट पे होगा, ठीक है, यानी कि प्लांट कैसा है, डायोसियस, ओके। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल इन स्वीट पोटैटो, यस बेटा, स्वीट पोटैटो में फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होंगे, ठीक है। इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज मोनोस्पोरेंजिएट, नहीं बेटा, इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है वो इनकरेक्ट है। 152 देखेंगे, हाउ मेनी pollen mother cells are required for the formation of 64 male gametes in a typical angiosperm। अब ये क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखेंगे, पहली बार में हो सकता है कि आप गलत कर दो इस क्वेश्चन को। इसने बोला है 64 मेल गैमेट बनाना है, ठीक है, और हमने क्या लिखा है कि एक जेनरेटिव सेल से आपका कितना बनता है, 2 मेल गैमेट। एक जेनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट बनते हैं, और हमने क्या देखा है, एक पॉलन में आपका एक जेनरेटिव सेल होता है, और हमने क्या देखा है कि एक पॉलन मदर सेल, ठीक है, एक पॉलन मदर सेल जब रिडक्शन डिवीजन में जाएगी, यानी कि मियोसिस जब इसमें होगा, तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, 4 पॉलेंस, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो एक पॉलन मदर सेल 4 पॉलन प्रोड्यूस करेंगे, और एक पॉलन से एक जेनरेटिव सेल, और एक जेनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट, यानी कि एक पॉलन कितना मेल गैमेट प्रोड्यूस किया, 2। बात समझ में आ रही है। तो 64 मेल गैमेट बनाने के लिए, मेल गैमेट्स बनाने के लिए हमें कितने पॉलन मदर सेल चाहिए, एक पॉलन मदर सेल से, इसका मतलब क्या है, 1 PMC is producing 8 male gametes। बात समझ में आ रही है। तो आपको 64 के लिए कितना चाहिए, 64/8, ओके। करेक्ट आंसर क्या आएगा, 8, कितना आएगा, 8। सो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप लोग गलती क्या करोगे, आप लोग यूजुअली देखते हो कि मेल गैमेट है, उसको पॉलन ग्रेन मान करके आप सीधा डिवाइड करोगे, आप सोचोगे कि 32 तो यहाँ पर है ही, सॉरी 16 तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, तो सारे ऑप्शन गलत हो गए। नहीं बेटा, अगर यहाँ पे 16 होता तो हो सकता है आप डायरेक्टली आंख बंद करके 16 लगा देते, लेकिन आपको ध्यान देना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। आंसर क्या होगा, 8। चलिए 153 देखेंगे, which phase of menstrual cycle is of constant duration even if there is change in total number of days in a cycle, ठीक है। तो कौन सा फेज कांस्टेंट होता है बेटा, यूजुअली जो प्रोलिफरेटिव फेज होता है ना, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। वेरिएशन किसमें होगा, वेरिएशन होगा ब्लीडिंग फेज में, ओके, वेरिएशन होगा मेनली इन दी लूटियल फेज, ठीक है, लेकिन जो प्रोलिफरेटिव फेज होता है वो यूजुअली क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो ऑप्शन 3 लगाएंगे। 154 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 154, which hormone regulates the growth of mammary gland and formation of milk in them, ठीक है। देखिए बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे और प्रोलैक्टिन अगर ऑप्शन में है तो आप क्या लगाओगे, प्रोलैक्टिन, ठीक है, ओके। अगर प्रोलैक्टिन नहीं है तब आप ईस्ट्रोजन के बारे में सोचोगे, ठीक है, लेकिन अगर प्रोलैक्टिन है तो आप क्या लगाओगे, प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर 3। 155 देखेंगे, हाउ मेनी ऑफ द हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय प्लासेंटा ओनली, HCG, यस बेटा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये सिर्फ प्लासेंटा से होगा। HPL, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ये भी सिर्फ प्लासेंटा से होगा, ठीक है। बाकी के जितने भी हॉर्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन, ये बेटा प्लासेंटा से भी होगा और ओवरी से भी होगा। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हमेशा किससे होता है, पिट्यूटरी से, ठीक है, रिलीज होगा पिट्यूटरी से, सीक्रेट होगा फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, ओके। रिलैक्सिन, रिलैक्सिन बेटा ओवेरियन हार्मोन है मेनली, हाँ जी, प्लासेंटा से भी थोड़ा सा सिक्रेशन होगा, लेकिन मेनली कहाँ से होगा, ओवरी से। प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी, ईस्ट्रोजन ओवेरियन हार्मोन है, ठीक है, प्लासेंटा से भी होगा, ठीक है, लेकिन मेनली क्या है, ये ओवेरियन है,
ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ प्लासेंटा से कौन से होंगे? दो, HCG एंड HPL। याद रखेंगे बेटा इस चीज को। 156 आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस स्ट्रक्चर। एनालोगस मतलब फंक्शन सेम होगा, स्ट्रक्चर, बेसिक डिजाइन, ओरिजिन क्या होगा? डिफरेंट होगा। आईज ऑफ कॉकरोच एंड मैन, हाँ जी बिल्कुल, आईज ऑफ कॉकरोच एंड आईज ऑफ मैन आर फंक्शनली सेम, देखना है, लेकिन विजन इनका काम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, जो ओरिजिन है, ये बहुत ही अलग है, ठीक है। विंग्स ऑफ पिजन एंड पैरट, अब विंग्स ऑफ पिजन एंड पैरट दोनों क्या है? बर्ड्स हैं, दोनों के जो विंग्स हैं वो स्ट्रक्चरली भी सेम है, फंक्शनली भी सेम है, ये होमोलोगस ऑर्गन है, एनालोगस नहीं है, ठीक है। थर्ड देखिए, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, यस बेटा फंक्शन सेम है, ओरिजिन अलग है, पोटैटो एक स्टेम है एंड स्वीट पोटैटो एक रूट है, तो ये भी क्या हो गया? एनालोगस। गिल्स ऑफ फिशेस एंड लंग्स ऑफ मैन, ये भी क्या है? एनालोगस। दोनों का फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस है, लेकिन दोनों का जो बेसिक डिजाइन है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। सो 1, 3 एंड 4 जो है ये एनालोगस स्ट्रक्चर है, ओके। जो ऑप्शन नंबर 2 है वो होमोलोगस स्ट्रक्चर है, ऑप्शन 4 लगाएंगे। 157 according to Darwin variations which cause evolution are small and directional, जबकि ह्यूगो डेवरीज ने क्या बोला था? ह्यूगो डेवरीज सेड म्यूटेशंस आर लार्ज एंड डायरेक्शनलेस, हाँ जी, और ये क्या करेंगे? these are the raw material for evolution, actually evolution म्यूटेशन से होगा, ऐसा कहना था किसका? ह्यूगो डेवरीज का, और ये बड़े बड़े म्यूटेशन से सिंगल स्टेप में आपका क्या हो जाएगा? एवोल्यूशन हो जाएगा। इसके लिए हम बोलते हैं कि जो ह्यूगो डेवरीज की थ्योरी थी वो साल्टेटरी मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, ठीक है, साल्टेटरी म्यूटेशन को फॉलो कर रही है, ओके। यानी कि अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डेवरीज म्यूटेशन इज अ साल्टेटरी प्रोसेस, जो कि एक्चुअली में आज हम डिसअप्रूव कर चुके हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 3। 158 अरेंज द फॉलोइंग मैन अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। अब होमो हैबिलिस 650 to 800 cc, होमो इरेक्टस अराउंड 900 cc, होमो सेपियंस अराउंड 1650 cc, ठीक है। तो ए बी सी लगाएंगे, ऑप्शन 1। 159 देखेंगे, विच ऑफ दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? थेराप्यूटिक्स एंड डायग्नोस्टिक्स, यस। जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, यस, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉर्न, हाँ जी। प्रोसेस्ड फूड, यस, वी डू यूज प्रोसेस्ड फूड लाइक फ्रूट जूस, जो पैक्ड फ्रूट जूसेस होते हैं, ओके। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यस। वेस्ट ट्रीटमेंट एंड बायोरिमेडिएशन, यस, organisms like Pseudomonas putida are used for waste treatment and bioremediation, ठीक है। तो सारे के सारे जितने भी दिए हुए हैं पांचों, वो सब के सब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे। 160 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स फॉर स्टडी ऑफ डिजीजेस, ठीक है बेटा, एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है ये, ध्यान रखेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइंड टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल ऑफ जीन इन डिजीज, करेक्ट है बेटा। हम क्या करते हैं, जो एनिमल है, ट्रांसजेनिक एनिमल लेते हैं, उसका एक पर्टिकुलर जीन को हम क्या करते हैं? म्यूटेट कर देते हैं जानबूझ के, ओके। इसको हम बोलते हैं नॉकआउट। तो वो जो जीन हमने क्या कर दिया? नॉकआउट कर दिया, उसको म्यूटेट करके उसको खराब कर दिया, इसको हम बोलते हैं नॉकआउट, ओके। नाउ अब हम ये जो ऑर्गेनिज्म है, नॉकआउट माइस है, यूजुअली हम माइस के साथ ऐसा करते हैं, उसको हम सब्जेक्ट करेंगे टू सर्टेन फैक्टर्स और देखेंगे कि डिजीज होने के चांसेस कितने हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे हमें पता चलेगा कि उस जीन का इस पर्टिकुलर डिजीज में क्या रोल है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें हम लोग बिल्कुल करते हैं। सेकंड देखिए, एनिमल्स आर डेवलप्ड एज मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीजेस टू इन्वेस्टिगेट न्यू मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, बिल्कुल सही है। हाँ जी, हम लोग हेल्दी एनिमल लेते हैं, उसमें डिजीज कॉज कराते हैं और फिर अपना ट्रीटमेंट डाल के देखते हैं कि डिजीज ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या असर हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हम करते हैं। मॉडल एग्जिस्ट फॉर अल्जाइमर्स एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, यस बेटा, अल्जाइमर्स और सिस्टिक फाइब्रोसिस दोनों के लिए आज के डेट में हमारे पास माउस मॉडल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आंसर लगाएंगे थर्ड ऑल ऑफ दीज, सॉरी फोर्थ ऑल ऑफ दीज, ठीक है। 161 देखेंगे, जीन थेरेपी परफॉर्म्ड फॉर करेक्शन ऑफ डिसऑर्डर
इज ऑलवेज टेम्पररी क्योर? नहीं बेटा, ऑलवेज नहीं है। अगर आप एडल्टहुड में कर रहे हो लेटर इन द लाइफ, देन इट कुड बी अ टेम्पररी क्योर। कुड बी परमानेंट, परमानेंट हो सकता है इफ जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्ली एम्ब्रियोजेनिक स्टेज। हाँ जी, जब अर्ली एम्ब्रियोजेनिक स्टेज में डालेंगे, यानी कि ये स्टेम सेल्स वाला पीरियड है और ये सेल्स डिवाइड करके पूरी बॉडी बनाएंगे, तो जो आपका एक्चुअल ओरिजिनल अनमॉडिफाइड जो अलील है वो पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जीन थेरेपी क्या हो जाएगी? यूनिवर्सल हो जाएगी उस ऑर्गेनिज्म के लिए और ये परमानेंट क्योर होगा। ठीक है, तो सेकंड बिल्कुल सही है। हैज नॉट बीन ट्राइड फॉर ह्यूमंस, नहीं बेटा, जीन थेरेपी हैज बीन ट्राइड फॉर ह्यूमंस। एडीए डेफिशिएंसी 4 साल पुराने ऑन अ 4-year old गर्ल, ठीक है, लाइक जिसका नाम था दुर्गा, कैलिफोर्निया में हुआ था ये एडीए डेफिशिएंसी के लिए, एंड शी वाज एन इंडियन गर्ल। ठीक है, बट ओरिजिन इंडियन है, बट दे वर लिविंग इन यूएस। ठीक है, तो एडीए डेफिशिएंसी का पहला जीन ट्रायल दुर्गा कुमारी पे किया गया था। ओके, तो ऑब्वियसली ह्यूमन ट्रायल हुए हैं, एंड रिसेंटली हमने जीन थेरेपी यूज़ की है यूजिंग क्रिस्पर टेक्नोलॉजी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमने जीन थेरेपी ह्यूमंस पे यूज़ नहीं की है, बिल्कुल की है। इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ फंक्शनल जीन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन फंक्शनल जीन्स, नहीं बेटा, उल्टा है ना, हम लोग क्या करेंगे? नॉन फंक्शनल जीन को हटाएंगे और फंक्शनल जीन को डालेंगे। हाँ जी, उल्टा क्यों करेंगे? तो यहाँ पर करेक्ट क्या है? ऑप्शन नंबर 2, दैट अ जीन थेरेपी कुड बी परमानेंट इफ जीन इज इंट्रोड्यूस्ड एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, चलिए 162 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर कैन मेंटेन द लार्जेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ फॉरेन डीएनए? ओके, पिछले टेस्ट में भी ऐसा एक क्वेश्चन था जहाँ पे डिस्कशन के टाइम पे हम लोगों ने बात की थी कि किस वेक्टर की कितनी कैरिंग कैपेसिटी है, राइट? हम लोगों ने देखा था प्लाज्मिड की जो कैरिंग कैपेसिटी होती है दैट इज अराउंड 0.5 to 8 kb। ओके, वाइल अगर हम बात करते हैं कॉस्मिड्स वगैरह की तो उसकी होगी अराउंड 30 to 45 kb। अगर हम बात करते हैं BAC की, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मोर देन 300 kb। और अगर हम YAC की बात करते हैं, आर्टिफिशियल ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की, तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी सबसे अधिक होती है, 1000 से 2500 किलो बेस पेयर की होती है ये। ठीक है, सो याद रखेंगे कि हियर इज वेक्टर और यहाँ पर उसकी क्या है? कैपेसिटी। ओके, अगर हम बात करते हैं प्लाज्मिड्स की, तो प्लाज्मिड की कैपेसिटी कितनी है? 0.5 से 8 किलो बेस पेयर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कॉस्मिड्स की तो कितनी होती है? 30 to 45 किलो बेस पेयर। अगर हम बात करते हैं BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की, इट इज अराउंड मोर देन 300 किलो बेस पेयर। और अगर हम लोग बात करते हैं YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की, इट इज अराउंड 1000 to 2500 किलो बेस पेयर। बात समझ में आ रही है? तो सबसे अधिक कैरिंग कैपेसिटी किसकी होती है? YAC की, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की। ऑप्शन 1 लगाएंगे। 163 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 163, कैमोफ्लेज्ड डिस्टेस्टफुल। देखिए बेटा, कैमोफ्लेज किसके साथ लगाएंगे? फ्रॉग के साथ। ठीक है, फ्रॉग्स कैमोफ्लेज को शो करते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ ये क्या करेंगे? मर्ज हो जाएंगे, अपने कलरिंग को ऐसे चेंज करेंगे कि ये एनवायरनमेंट के साथ मर्ज हो जाएंगे, डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज कैमोफ्लेज। डिस्टेस्टफुल, मोनार्क बटरफ्लाई डिस्टेस्टफुल होता है, मोनार्क एंड क्वीन बटरफ्लाई दोनों क्या है? डिस्टेस्टफुल है। ठीक है, थॉर्न्स कहाँ देखने को मिलेगा आपको? अकासिया में, और कार्डियक ग्लाइकोसाइड कैलोट्रोपिस में। ये सब मॉडिफिकेशंस हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे। कैमोफ्लेज्ड फ्रॉग, डिस्टेस्टफुल मोनार्क बटरफ्लाई, थॉर्न अकासिया एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कैलोट्रोपिस। ओके, 164 देखेंगे। A population has more young individuals compared to older individuals. What would be status of population after some year? क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इट विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप का नंबर क्या है? अधिक है। ओके, तो आपका जब आप पिरामिड बनाओगे
एज पिरामिड, तो वो कैसा होगा, अपराइट, यानी कि ये कैसा होगा, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। ठीक है, ऑप्शन 4 लगाएंगे। 165 देखेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय इंसेक्ट इन अ ग्रासलैंड। इंसेक्ट, हाँ जी, तो इंसेक्ट हम यहाँ पर क्या लेंगे, यूजुअली हर्बीवोर होगा या कार्निवोर होगा। ठीक है, तो ये जो इंसेक्ट है जो आपका बायोमास बना रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बायोमास। हाँ जी, क्योंकि इंसेक्ट क्या है, कंज्यूमर है। ओके, तो इससे जो भी आपकी प्रोडक्टिविटी आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 166 देखेंगे, अमंग द फॉलोइंग वेयर डू यू थिंक द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन वुड बी फास्टेस्ट। कहाँ फास्टेस्ट होगा, अंटार्कटिक नहीं बेटा, बिकॉज द टेम्परेचर इज टू लो। ड्राई एंड एरिड रीजन नहीं, अगेन मॉइस्चर इज वेरी लो। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यस, बिकॉज इट इज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, टेम्परेचर भी अधिक है, ह्यूमिडिटी भी अधिक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होगा, फास्टर होगा। ठीक है, अल्पाइन रीजन, अल्पाइन रीजन में भी नहीं होगा, वाई, क्योंकि यहाँ पर सीजनल वेरिएशन सबसे अधिक है। ठीक है, ग्रेट, तो ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। 167, इन व्हीकल्स कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर यूज्ड टू। कैटालिटिक कन्वर्टर्स याद कीजिए, ये बने होते हैं सम रियली एक्सपेंसिव मेटल्स लाइक गोल्ड, पैलेडियम एंड प्लैटिनम के। ठीक है, और जो कैटालिटिक कन्वर्टर है ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, हाफ बर्न्ड या फिर पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल्स को किसी में कन्वर्ट कर देगा फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, CO को CO2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ओके, सो आंसर 4th लगाएंगे। ठीक है, और कैटालिटिक कन्वर्टर्स को कभी भी लेडेड पेट्रोल के साथ हम यूज नहीं करते, क्योंकि जो लेड है, PB जो है, ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स को खराब कर देता है। ठीक है, ग्रेट, तो ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे। 168 देखेंगे, द UN कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि UNCOP, जी जो कॉप लिखते हैं हम लोग, कॉप 1, 2, 3 से लेकर के 21 तक, COP is what? Conference of Parties. Okay, so UN Conference of Parties on Climate Change in the year 2015 was held at Paris. ये पेरिस कन्वेंशन है। ठीक है, 2015 में जो हुआ है वो पेरिस में हुआ है, पेरिस कन्वेंशन है, एंड दिस इज ऑन ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, दिस कन्वेंशन का मेन फोकस क्या था, ऑन दी ओजोन डिप्लीशन। ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे यहाँ। 169, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर डेंसर ड्यू टू। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डेंस क्यों है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे यहाँ। 170 देखेंगे, विच टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एज पिरामिड। अब यहाँ देखिए, रिप्रोडक्टिव ग्रुप का नंबर सबसे अधिक है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव उससे कम है, और सबसे कम कौन है, प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप। ठीक है, यानी कि ये पॉपुलेशन क्या होने वाला है, डिक्लाइन होने वाला है, सो इट इज अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। 171, what type of ecological pyramid would be obtained from the following data? Primary producer 120 kg, प्राइमरी प्रोड्यूसर 120 kg है, प्राइमरी कंज्यूमर 60 kg है, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर 10 kg है। यानी कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल जा रहा है, आगे ऊपर जा रहा है, आपका जो बायोमास है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि बेस चौड़ा होगा और एपेक्स क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि ये कैसा बनेगा, अपराइट, इट विल बी अपराइट। और ये किसका बना रहे हैं हम, केजी में है, इसलिए बायोमास का बना रहे हैं, सो इट इज अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास। 172 देखेंगे, एक फिगर दिया हुआ है और आपको बताना है कि ए और बी क्या है यहाँ पर। अब ए जो है वो N2O है और बी क्या है, CFC है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे। 173, select the incorrect statement. Major forests have been lost in tropical areas. Yes beta, that is true. Okay, tropical areas में जो forest loss है वो maximum है as compared to the temperate. Greenhouse effect is natural phenomenon. Yes beta, that is true. हाँ जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो नेचुरल फिनोमेना होता है। अगर ग्रीन हाउस नहीं होगा तो योर प्लैनेट विल बिकम अ चिली प्लैनेट। हाँ जी, -18 के आसपास कहीं टेम्परेचर चला जाएगा एंड लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में जो CO2 होना चाहिए, जो परसेंटेज चाहिए वो हमेशा रहना चाहिए, सो दैट ग्रीन हाउस, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो होता रहे एंड अर्थ का जो टेम्परेचर है वो वाइबल टेम्परेचर बना रहे। ठीक है,
अब आप बोलोगे फिर हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट को इतना क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग इट फर्दर, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है, जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, वो इंक्रीज हो रहा है। और जैसे ही एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर मेल्ट होंगे और पूरा जो क्लाइमेट है वो आपका क्या होगा, चेंज होगा, जो कि अर्थ पे लाइफ के लिए अनसुटेबल है। ठीक है, तो अर्थ को क्या चाहिए कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट चाहिए, जिससे कि जो टेम्परेचर है अर्थ का मीन टेम्परेचर वो मेंटेन रहे, ना ही उससे डिक्रीज हो, ना ही उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो। समझ में आ रही बात? चलिए थर्ड देखिए, ओजोन इन अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज हार्मफुल टू एनिमल्स। नहीं बेटा, ओजोन इन लोअर एटमॉस्फेयर यानी कि ट्रोपोस्फियर में जब आ जाएगा तब हमारे लिए हार्मफुल है। अपर एटमॉस्फेयर में तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं है ना, तो वहाँ पे क्यों हार्मफुल होगा? इनफैक्ट अपर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन है दैट इज गुड फॉर अस बिकॉज इट एक्ट्स एज एन यूवी अम्ब्रेला। ठीक है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सोलर रेडिएशन को क्या करता है, ये कट कर देता है और हमारे लिए ये अच्छी बात है। ठीक है, तो ओजोन इन अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज गुड फॉर एनिमल्स। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एंड फोर्थ देखिए, यूट्रोफिकेशन इज अ नेचुरल फिनोमेना इन फ्रेश वाटर बॉडीज। यस, दैट इज आल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन 3 लगाएंगे। 174 देखेंगे बेटा, bluish discoloration of lips and nails due to infection of alveoli may not be caused due to। तो देखो बेटा, यूजुअली जब एल्वियोली का इन्फेक्शन होगा तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होगा। प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होगा तो आपका ब्लड क्या रहेगा, मेनली CO2 रिच रहेगा, यानी कि साइनोसिस होगा, यानी कि ब्लड कैसा रहेगा, ब्लू कलर का। तो आपके नेल्स, आईज के नीचे, स्किन के नीचे आपका क्या होगा, स्पेशली लिप्स और आपके जो नेल्स के नीचे है वो ब्लू कलरेशन आपको देखने को मिलेगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, साइनोसिस। क्या बोलते हैं, याद रखेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे साइनोसिस। ठीक है, ब्लू कलरेशन of nails and lips is called cyanosis and it is a typical symptom। हाँ जी, किसका सिम्टम है ये, इन्फ्लुएंजा में ऐसा हो सकता है। ठीक है, सॉरी न्यूमोनिया में ऐसा हो सकता है। ठीक है, जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी है, छोटे बच्चों में ये न्यूमोनिया कॉज करता है। ठीक है, और जैसे ही न्यूमोनिया एडवांस करेगा तो देखिएगा छोटे बच्चों का साइनोसिस होने लगता है और ये मैटर ऑफ कंसर्न हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइनोसिस अगर बढ़ा तो डेथ हो सकती है। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी, बेटा इससे ब्रीदिंग में डिफिकल्टी तो होगी लेकिन साइनोसिस इसका सिम्टम नहीं होता है, याद रखेंगे। ठीक है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी जो कि डिप्थेरिया कॉज करता है, इसमें साइनोसिस नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया कॉज करेगा तो न्यूमोनिया में साइनोसिस होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है किससे नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 लगाएंगे, डिप्थेरिया में ऐसा नहीं होता है। 175 देखेंगे, 175 टाइफॉइड, न्यूमोनिया, डिप्थेरिया एंड टेटनस। अब देखिए टाइफॉइड क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन। न्यूमोनिया में आपका क्या होगा, साइनोसिस। डिप्थेरिया डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड टेटनस लॉक जाओ। ठीक है, तो P का 3, Q का 1, R का 4 एंड S का 2। ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। 176 देखेंगे, इन विच टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग चांसेस ऑफ रिजेक्शन आर वेरी रेयर। तो बेटा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आइसोग्राफ्ट और ऑटोग्राफ्ट जो होता है इसमें चांसेस ऑफ रिजेक्शन ना के बराबर होंगे। ठीक है, आइसोग्राफ्ट एंड ऑटोग्राफ्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। 177 देखेंगे, प्रदीप वर्किंग इन अ टेक्सटाइल कंपनी यूजेस एरोमेटिक अमीन डाइज फॉर प्रिंटिंग फॉर लास्ट 25 ईयर्स। अब एरोमेटिक अमीन डाई है तो इसका इनहेलेशन हो सकता है, दैट कैन लीड टू लंग कैंसर। 178 देखेंगे, व्हाट इज करेक्ट अबाउट इनब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन। नहीं बेटा, इसको इनब्रीडिंग नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आउटब्रीडिंग या आउट क्रॉसिंग। ठीक है, मेटिंग बिटवीन सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड विद सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। हाँ जी, अगर आपने ब्रीड चेंज कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस ब्रीडिंग, इनब्रीडिंग नहीं रहेगा। मेल एंड फीमेल ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज आर मेटेड, दैट इज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन।
ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इट इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, यस बेटा, इन ब्रीडिंग, जब आप कंटिन्यू इन ब्रीडिंग करेंगे तो चांसेस क्या होंगे कि होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है, विच इज नॉट गुड। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे। 179 देखेंगे, विच इज नॉट ट्रू अबाउट पीसीआर। PCR can amplify very small amount of DNA, correct है. It can be used to detect HIV in suspects, correct है. Only RNA can be used as a primer, नहीं बेटा, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इस क्वेश्चन पे. RNA and DNA both can be used as a primer, ठीक है. Only RNA जरूरी नहीं है, so option 3 क्या है, गलत है. Used to detect mutation in gene, ये सही है, ठीक है, so option 3 लगाएंगे. 180, which of the following enzyme is not involved in isolation of DNA? लाइसोजाइम, यस, बैक्टीरियल सेल के लिए हम यूज करते हैं ताकि बैक्टीरियल सेल वॉल को हम तोड़ सकें. सेलुलेज प्लांट में. डीएनए डिग्रेडिंग एंजाइम है बेटा. अगर आपको डीएनए आइसोलेट करना है और डीएनए डाल दोगे तो डीएनए पूरा का पूरा टूट जाएगा, तो मिलेगा क्या, कुछ नहीं. इसीलिए डीएनए को हम डीएनए आइसोलेशन में यूज कभी नहीं करते. इनफैक्ट इसका कॉन्टामिनेशन आपके लिए खराब है, ठीक है, तो ये नहीं होगा. काइटिनेज, यस, जहाँ पे भी काइटिन का सेल वॉल है सच एज फंजाई, तो फंजाई से अगर आपको डीएनए आइसोलेट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, काइटिनेज एंजाइम से ट्रीट करना पड़ेगा, सो दैट काइटिन का जो सेल वॉल है वो डिग्रेड हो जाए. फिर सेल वॉल बस्ट करोगे, उसमें से डीएनए जो निकलेगा उसका आप क्या करोगे, आइसोलेशन करोगे. ओके, सो आंसर नंबर 3. ओके, सो दीज वर योर 180 क्वेश्चंस. आई होप यू हैव लाइक्ड इट. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. ऐसे ही पढ़ते रहिए, टेस्ट देते रहिए और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कीजिए. एवरी क्वेश्चन इज लाइक अ टॉपिक, उसको पढ़ते रहिए. मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं सारे टॉपिक से आएंगे. अगर आप जितने टेस्ट दे रहे हो सबको अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, सारे टॉपिक्स क्रिस्टल क्लियर हैं आपके, देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि आप अच्छा स्कोर कर लें इन नीट एग्जाम. ओके, सो कीप गोइंग, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग. थैंक यू वेरी मच.